ठीक है, सो गिव द हेडिंग बॉर्न हेबर्स साइकिल। चलो ध्यान से देखोगे बॉर्न हेबर्स साइकिल क्या होती है, क्या कहती है अच्छे से। देखो जो हम लोगों ने एंथैल्पी के टॉपिक में ही सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए बात करी, कोई भी सॉल्ट, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था सॉल्ट क्वेश्चन नंबर 2 केसीएल की फॉर्मेशन, केसीएल की फॉर्मेशन के लिए वी वर बीइंग गिवन विद द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, उससे हमने केसीएल को डिराइव किया था। बॉर्न हेबर्स साइकिल टेल्स अस द वे इन विच वी कैन ऑब्टेन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से, किस वे में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका प्रोसेस बताने का पूरा काम करता है कौन, दैट इज बॉर्न हेबर्स साइकिल। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ध्यान से सुनना जरा। मान लो लेट से फॉर एग्जांपल NaCl फॉर्म करना है। NaCl किससे बनता है बेटा, Na और Cl2, क्लोरीन गैस और Na सॉलिड। सो द रिएक्शन इज समवट लाइक दिस, Na solid plus Cl2 gas gives you NaCl solid, and I think so this would be half of Cl2. अब बेटा ये NaCl वाली जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप में नहीं होती है, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। सो वी नीड टू डिस्कस दैट मल्टीपल स्टेप्स ओनली, कि क्या क्या स्टेप्स में ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, विच ऑल स्टेप्स आर बीइंग इन्वॉल्व फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ फर्स्ट थिंग, Na सॉलिड बेटा, कभी भी अगर मैं NaCl सॉलिड की बात करता हूं तो इसमें क्या प्रेजेंट होएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इवेंचुअली आपको क्या चाहिए, Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए, तभी तो ऑब्टेन कर पाओगे। अब Na प्लस और Cl माइनस बनाने के लिए इसका मतलब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात करी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो, आइदर ऑफ द थिंग्स कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, दे कैन ओनली टेक प्लेस इन द गैसियस स्टेट। तो पहला काम क्या होगा, इस Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही Cl2 गैस को Cl गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सॉलिड से गैस जाने के लिए कौन सी एंथैल्पी, बहुत बढ़िया, Na सॉलिड से Na गैस, वी नीड टू प्रोवाइड विद सब्लिमेशन एंथैल्पी। सेकंड बेटा, Cl2 गैस को ब्रेक डाउन करूंगा तभी तो Cl गैस मिल पाएगा। जो हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा वो इसी के लिए तो पढ़ा था। 2 Cl एटम एक Cl2 मॉलिक्यूल में है, उसको ब्रेक डाउन करके आपको क्या चाहिए, Cl गैस चाहिए, और हमारे पास कितने मोल्स हैं, हाफ मोल। तो हाफ मोल से कहना है इट वुड बी गिविंग अस Cl गैस, एंड द एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड, आई वुड कॉल दैट एंथैल्पी टू बी, या इसको डिसोसिएशन का भी नाम दे सकता हूं, एटोमाइजेशन ओनली, और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करना, और एंथैल्पी हर समय 1 मोल के लिए आती है। हमारे पास कितने मोल्स हैं, तो कितने मोल्स के लिए हो जाएगी एंथैल्पी, इट शुड बी हाफ ऑफ इट। गॉट इट। थर्ड, अब आपको Na गैस मिल चुका है, Cl गैस मिल चुका है, Na में इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे, Cl में इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे। सो Na गैस loses the electron and forms Na plus gas with the loss of an electron, and for this the energy that would be required would be ionization enthalpy। यही होता था बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है, वी कॉल दैट एनर्जी टू बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, Cl गैस को Cl माइनस गैस बनाओगे, कैसे, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू इट, Cl माइनस गैस, और इसमें जो एनर्जी लगेगी दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH। अब बेटा Na प्लस और Cl माइनस विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड NaCl। सो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ Na प्लस
gas plus 1 mole of Cl minus gas combines to form 1 mole of NaCl solid. होगा ऐसा? और इसमें जो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी वाज द लैटिस फॉर्मेशन enthalpy when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion to form 1 mole of solid ionic compound. The amount of energy released was given the name of the lattice formation enthalpy. So I would call it to be LFE या LFE को बेटा हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से भी. If you remember केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल U. तो मेरे बेटा इस रिएक्शन की जो ओवरऑल एंथैल्पी होगी, कैन आई से इट वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पी, क्योंकि हमने एंथैल्पी पढ़ा दैट इट इज अ स्टेट फंक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट यू अडॉप्ट टू मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू. बेटा रिएक्टेंट क्या क्या थे? Na और Cl2 और प्रोडक्ट ये था. यहाँ पे भी देखो आपने रिएक्टेंट ये रहे दोनों और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिला. तो चाहे मैं इस डायरेक्शन से जाऊं, चाहे मैं ये सारे स्टेप्स करके यहाँ पे पहुंचू, द एंथैल्पी वुड कम आउट टू बी सेम. तो शैल आई से अकॉर्डिंग टू Hess law of constant heat summation. Hess law क्या होता है बेटा? Hess law is the law which tells us that कि कोई भी reaction कितने भी individual steps में हो, the overall enthalpy of the reaction would be the sum of the enthalpies of all the individual steps. So shall I say that delta H would be equal to all these, that is delta sublimation H plus half of delta dissociation H plus delta ionization H plus delta electron gain enthalpy plus LFE. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आई कैन से दैट डेल्टा H इज इक्वल टू S plus half of D plus IE plus EGE plus U. This would be the overall enthalpy of this particular reaction. हाँ जी, कहाँ पे बेटा? ये वाला बेटा एनी गैस ही तो है, ये देख, इसी से तो हमने लेके आगे बढ़े हैं और ऐसे ही इसको ही लेके हम तो आगे बढ़े यहाँ पे. So this is the whole process in which a salt is basically being formed, and whenever you calculate the overall enthalpy, it is the sum of the enthalpies of the individual reactions given by the Hess law of constant heat summation. हाँ बेटा बोल. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो अगर मैं इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाऊं, सिंस द नेम इज द बॉर्न हेबर्स साइकिल, सो आपको साइकिल की फॉर्म में दिखाना होगा. तो मैंने सारी रिएक्शंस दिखाई हैं. सो कैन आई शो इट लाइक दिस? देखो इधर आपके पास क्या था? Na solid plus half of Cl2 gas gives NaCl solid. ये था बेटा हमारे पास. तो पहले स्टेप में क्या होगा? क्या हो गया ये? पहले स्टेप में क्या होगा? Na solid would get converted to Na gas by the energy that is sublimation enthalpy. Secondly, Cl2 gas would get converted to Cl gas by the energy that is bond dissociation enthalpy, and half of it. फिर Na gas would get converted to Na plus gas by the
ionization enthalpy, Cl gas would get converted to Cl minus gas by giving the electron gain enthalpy, and eventually these two would add up to give us this thing by giving the lattice formation enthalpy or by the release of lattice formation enthalpy. This is the overall flow chart of the formation of NaCl. NaCl को फॉर्म करने का this is the overall process. So they can give you directly that show the formation of KCl, NaCl या any other salt by the Born-Haber's cycle. Using Born-Haber's cycle, obtain any of the salt. So you have to go in this particular manner all the reactions, then go for the flow chart of it. है कोई भी सॉल्ट की फॉर्मेशन आएगी, कर सकते हो अपने आप. हर सॉल्ट में यही होएगा बेटा, मेटल पहले क्या करेगा, गैसियस स्टेट में जाएगा सब्लिमेशन एंथैल्पी देके, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इट कुड बी पॉसिबल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हो तो वी वुड बी रिक्वायरिंग IE1 प्लस IE2, मतलब वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही लगेगी, बट यहाँ पे ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं इसको. नॉन मेटल हर समय क्या करेगा, अगर गैसियस स्टेट में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो पहले वो आयनिक फॉर्म में आएगा, एटॉमिक फॉर्म में आएगा, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी. और सब में ये वाली एंथैल्पी तो फिक्स्ड है, लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, बिकॉज व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ एनायन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दैट केस इज लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी दैट वुड बी रिलीज्ड फॉर एनी सॉल्ट. कोई भी सॉल्ट हो वो रिलीज होगी ही होगी. गॉट इट? कोई भी आएगा, आराम से कर सकते हो. एंड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन की वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, नोट्स में आपके पास है. समझ में आ गई क्या? हेस लॉ ने बोला कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, the overall enthalpy of the reaction would be the sum of the enthalpies of the all individual reactions. सारी reactions के enthalpy को अगर हम add करते हैं तो I would be getting the enthalpy of the overall reaction. Clear? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है. सो मैं और एग्जाम्पल नहीं करा रहा इसके, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर सकते हैं आराम से. फिर आज हम लोगों को अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है. Today we would be starting off with our next topic, next thermochemical या thermodynamic process you can say, जिसमें हमको एंट्रोपी की बात करनी है. आज हमने 2 थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़े हैं, एक इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, दूसरा एंथैल्पी पढ़ा था. आज जो है हम थर्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़ेंगे. दैट थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज एंट्रोपी. वो एंट्रोपी की बात करने से पहले मुझे आपको किससे बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बात करनी पड़ेगी. सो कमिंग ओवर टू अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बेटा? किसी भी प्रोसेस को अगर हम कहना चाहे इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो कहते हैं एनी पर्टिकुलर प्रोसेस विच हैव द अर्ज ऑफ हैपनिंग, जो होना चाहता है, चाहे अपने आप हो चाहे हमारे इनिशिएट करने के बाद हो सकता है हम टेम्परेचर दे रहे हो तब हो रहा है, हो सकता है हम प्रेशर दे रहे हो तब हो रहा है, हो सकता है हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तब हो रहा हो. कोई भी चीज को हमारे इनिशिएट करने पे अगर वो होता है तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी कॉल इट टू बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एनी प्रोसेस विच हैव द अर्ज ऑफ हैपनिंग, जो होना चाहता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? अ स्पॉन्टेनियस
process. Whichever process which have the urge of happening, we call that process to be a spontaneous process, either by itself or initiated by us, उसको बोलते हैं spontaneous. और बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जो होना ही नहीं चाहता, ना तो अपने आप हो रहा है ना ही आपके इनिशिएट करने पे हो रहा है. आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस, इट्स नॉट गोइंग फर्दर. सो ऐसा प्रोसेस जो हो ही नहीं सकता, नाइदर बाय इटसेल्फ नॉर इनिशिएटेड बाय यू, दैट प्रोसेस वी कॉल इट टू बी अ non-spontaneous process. And the one which have the urge of happening either by itself or initiated by us, we call it to be a spontaneous process. So write down first, a process which have the urge of happening, a process which have the urge of happening either by itself, a process which have the urge of happening either by itself or initiated by us, or initiated by us, is known as a spontaneous process. नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखो, a process which do not have the urge of happening, a process which do not have the urge of happening neither by itself nor initiated by us, is known as a non-spontaneous process, is known as a non-spontaneous process. अब बेटा जो दोनों के दोनों हमको थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पढ़ने हैं, जो हमारे चैप्टर के दो पार्ट रह गए हैं, बोथ द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, एक हमारे पास आता है एंट्रोपी और दूसरा आता है गिब्स फ्री एनर्जी. Both of the thermodynamic function are basically used to identify that is a reaction spontaneous or is it a non-spontaneous reaction. वो decide करने के लिए हम use करते हैं दोनों thermodynamic functions को. So starting off with first thermodynamic function, that is entropy, denoted by capital S. एंट्रोपी डिनोटेड बाय कैपिटल एस. स्टार्ट करते हैं, होती क्या चीज है. इट इज अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन. बेटा सबसे पहली बात तो मतलब ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट यू अडॉप्ट टू मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. इट इज अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन. It is another thermodynamic state function, मतलब it would depend upon the initial state and final state of the system and not on the path that you are adopting. अब बेटा डेल्टा S, that is, चलो पहले तो पढ़ लेते हैं होता क्या है ये एंट्रोपी, होती क्या चीज है. एंट्रोपी इज बेसिकली द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. मतलब अभी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ क्लास, यू ऑल आर बीइंग स्टेशन्ड, तुम्हारी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब तुम्हारी एंट्रोपी इज वेरी लेस, और यू कैन से एंट्रोपी इज नेग्लिजिबल.
क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो. एंड एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. किसी भी एक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वो कितना मूव कर रहे हैं, कितना रैंडम है, कितना डिसऑर्डर्ड है, वो बताने का काम कौन करती है? एंट्रोपी. सो एंट्रोपी इज बेसिकली द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम कितना रैंडम है या कितना डिसऑर्डर्ड है, उसको आप नाम देते हो एंट्रोपी का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहूं तो कह सकता हूं गैसेस की एंट्रोपी इज मैक्सिमम कंपेयर टू दैट ऑफ फॉर लिक्विड्स, कंपेयर टू दैट ऑफ फॉर सॉलिड्स. गैसेस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, फिर कम्स द केस ऑफ द लिक्विड्स, फिर कम्स द केस ऑफ द सॉलिड्स. सो randomness और disorderness of a system is termed as entropy. Entropy is known as randomness or डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. तो मेरे बच्चा, अगर मैं कहना चाहूं एंट्रोपी फॉर गैसेस इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एंट्रोपी फॉर लिक्विड्स, कंपेयर टू दैट ऑफ एंट्रोपी फॉर सॉलिड्स. गैसेस की एंट्रोपी वुड बी हायर कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स. क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है उनमें, तो उनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है सॉलिड्स की, और गैसेस की सबसे ज्यादा होती है. तो अगर मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है किसी भी सिस्टम का, दैट इज डेल्टा एस. कैन आई से इट टू बी समेशन ऑफ एस फॉर प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एस फॉर reactants, or you can say S2 minus S1 or S final minus S. कोई दिक्कत बेटा? This delta S can come out to be 0. This delta S can be positive. This delta S can be negative. तीनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा. तो एक तरीका तो ये है डेल्टा S निकालने का, एंट्रोपी चेंज निकालने का आपके पास. दूसरा, देयर इज अनदर वे हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टेम्परेचर एट विच दैट प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट. द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन divided by the temperature at which that enthalpy change have taken place. उसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल दैट टू बी द एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा एस. सो दीज आर द टू वेज हाउ आई कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो. गॉट इट? पक्का? चलें आगे. अब एंट्रोपी भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है बेटा. जैसे एंथैल्पी हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी थी, सेम द केस विद द एंट्रोपी. सबसे पहली एंट्रोपी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, दैट इज डेल्टा फ्यूजन एस. एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन दैट इज डेल्टा फ्यूजन S. सो अगर मैं लिखना चाहूं इस प्रोसेस को, shall I write it like this? H2O solid to H2O liquid. This is only the fusion process बेटा. फ्यूजन में क्या होता था? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही तो फ्यूजन प्रोसेस का नाम देते थे. ये रहा. और अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है तो shall I say डेल्टा एस would be S for liquid minus S for solid, or it is equal to delta
फ्यूजन H बाय मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा Tm, सॉलिड टू लिक्विड ले जाना, वी हैव टू प्रोवाइड विद द मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्ट ही तो कर रहे हो इवेंचुअली, तो उस टेम्परेचर को मैंने क्या लिख दिया Tm, m इज फॉर द मेल्टिंग पार्ट, क्लियर, गॉट इट। सेकंड बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लिखने पे फोकस करते रहो और सुनो ना, यहाँ पे ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, लिख फिर भी लेना, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा बट समझ लो अच्छे से। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, entropy of vaporization, that I can say it to be delta vaporization S। entropy of vaporization that is delta vaporization S। अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो shall I write it like this बेटा, H2O वेपराइज कर रहे हैं तो लिक्विड टू H2O, बेटा एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा एस वुड बी एस फॉर गैसेस माइनस एस फॉर लिक्विड, और इट वुड आल्सो बी इक्वल टू डेल्टा वेपराइजेशन H बाय TB, दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि अब तो आप बॉयल कर रहे हो ना बेटा, लिक्विड को गैस में ले जाना, इसका मतलब वी नीड टू प्रोवाइड विद द बॉइलिंग टेम्परेचर, तभी तो जाएगा वो गैस में, तो वी हैव प्रोवाइडेड विद द बॉइलिंग टेम्परेचर। थर्ड और क्या हो सकती है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज डेल्टा सब S, डेल्टा सब S क्या हो जाएगा, H2O सॉलिड टू H2O गैस, so delta S for this particular process would be S for gases minus S for solid, it would also be equal to delta sublimation H by temperature। अब बेटा सब्लिमेशन वाले टेम्परेचर को हम स्पेसिफिक नेम कुछ नहीं दे पाते, जैसे उसको मेल्टिंग दिया फिर बॉइलिंग दिया, सब्लिमेशन वाले का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट टू बी T ओनली, खाली T लिख दिया इसलिए मैंने उसको, गॉट इट। तो किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी निकालने का तरीका बेस्ट वे, दैट प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी करो, आंसर आ जाएगा, या एंथैल्पी डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच दैट प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, गॉट इट ऑल ऑफ अस, पक्का, जल्दी से नाउ नोट इट डाउन फास्ट। कहीं प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है, प्लीज आस्क। ये टॉपिक स्टार्ट किस लिए किया था, दिस वी स्टार्टेड ऑफ विद एंट्रोपी टू डिसाइड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी, दैट की किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी अगर चेक करनी है तो वी वुड बी डिसाइडिंग इट बाय द एंट्रोपी चेंज। तो बोलता है कैसे आप एंट्रोपी चेंज से पता करोगे, बोलता है डेल्टा एस टोटल निकालो, यू कैन गेट द थिंग दैट इज अ प्रोसेस अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और वुड इट बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा डेल्टा एस टोटल कैसे निकाल सकता हूं, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग्स, बोलता है डेल्टा एस टोटल निकालो एंड फ्रॉम डेल्टा एस टोटल वी वुड बी डिसाइडिंग दैट इज दिस प्रोसेस अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और वुड इट बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कहता है अगर डेल्टा एस टोटल
comes out to be greater than 0, matlab it comes out to be positive, then that process is a spontaneous process. If delta S total comes out to be negative, that is less than 0, then it would be a non spontaneous process. And if delta S total comes out to be equal to 0, then it is a process at equilibrium. Then वो process क्या होगा? The process would be at equilibrium if delta S total comes out to be equal to 0. Okay. Lastly, in the entropy part, one more thing comes as second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. देखना बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है दैट कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो कहता है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर accompanied by net increase of entropy. इसी बात को बोलता है बेटा कि कोई भी spontaneous process अगर होता है तो that spontaneous process would be carried out with net increase of entropy. मतलब delta S total would be higher, मतलब it would be greater than 0. There would be net increase in entropy if we are talking about any spontaneous process. So it says that all spontaneous processes are accompanied by net increase of entropy. So any process, if it is a spontaneous one, then it would be carried out, then it would be done with the net increase of entropy that has been given to us by the second law of thermodynamics. बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ पूछना है तो प्लीज टेल मी. आते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आ जाओ जल्दी से नोट्स में. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है नोट्स? क्यों कुंतास कहाँ है बेटा? बेटा मैं चला जाता हूँ घर पे, ले आता हूँ, ऐसा करता हूँ. हाँ अगली बार से ले आएगा तो फिर क्लास भी अगली बार ही करेंगे, अभी बाहर ही बैठते हैं थोड़ी देर. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 138. सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1. चलो आरफ पढ़ क्या कह रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे क्या चीज बोल रहे हैं, पढ़ बेटा.
सुनना बेटा, बोल रहे हैं कि we need to calculate the entropy change of a process that is 1 mole of solid water, that is H2O solid, to 1 mole of H2O liquid, where the latent heat of fusion of water is being given to us as 6025 at a temperature of 273 kelvins. One of the easiest one, सब चीज given है, डायरेक्टली डिवाइड करना है, आंसर आ गया बेटा. हमने एंट्रोपी चेंज क्या सीखा अभी? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, दैट्स इट. डेल्टा एच आपके पास है, यस, 6025 डिवाइडेड बाय 273, डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. क्या आ रहा है आंसर? 22 पॉइंट. यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा? देखो, ये थी जूल पर मोल में डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, सो जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. तो पढ़ बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनेंगे अच्छे से. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. बोल बेटा. टू 2.257 किलो जूल पर. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा. आपको बोला है वी नीड टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज at temperature 373 Kelvin and the latent heat of fusion for water is 2.257 kilojoule per gram. हमारे पास जो एंथैल्पी होती है, शायद हम लोगों ने एंथैल्पी जो भी पढ़ी है अभी तक, दैट इज किलोजूल पर मोल में पढ़ी है, पर ग्राम में हमने कुछ नहीं किया. बट दे आर टेलिंग अस दैट कि हमारे पास एंथैल्पी जो है दैट इज इन किलोजूल पर ग्राम. बेटा पर ग्राम को पर मोल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो शैल आई मल्टीप्लाई इट विद द मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. मोलर मास क्या होता है? कितना ग्राम्स एक मोल में प्रेजेंट है. तो अगर आपको हीट 1 मोल के लिए चाहिए तो जितने भी ग्राम्स प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय दैट मेनी ग्राम्स, यू वुड गेट द हीट फॉर 1 मोल. सो डेल्टा एच अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं बेटा? 2.257 इंटू 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास क्या होता है बेटा? 18 होता है, इंटू 18. सो 30626. अच्छा हाँ, 1 एक डेसिमल प्ले आगे शिफ्ट होएगा. 40626 ये आ रहा है बेटा क्या? दैट इज 1 2 3 40.626 किलो जूल पर मोल. हमको क्या निकालना है बेटा? डेल्टा एस. सो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? वुड बी डेल्टा एच बाय टी. डेल्टा एच इज 40.626 बाय टेम्परेचर इज, सॉल्व करेंगे बेटा हमारा आंसर आ जाएगा. क्या आ रहा है आंसर बताएगा कोई? जूल पर मोल केल्विन. हमारे पास किलो जूल्स में आएगा आंसर, उसको किलो जूल्स को जूल्स में करने के लिए यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 1000 और यू शुड टेक 40626 इंस्टेड ऑफ 40.626 वी कैन टेक इट टू बी 40626. योर आंसर वुड ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी इन जूल्स देन. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो.
डन। चलो अनसॉल्व क्वेश्चन है हम लोगों के पास एक, जल्दी से आ जाओ अनसॉल्व पे, पढ़ो क्या कह रहे हैं अनसॉल्व। Unsolved question number 1. देव पढ़ क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, सुनना अच्छे से क्या चीज बोल रहे हैं, पढ़ बेटा। Heated copper block at 130 degrees Celsius loses 340 joules of heat to the surroundings, which are at room temperature of 32 degrees Celsius. A heated copper block at 130 degrees Celsius loses 340 kilojoules of heat या 340 joules of heat to the surroundings which is at 32 degrees Celsius। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, इधर इधर एवरीवन। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम दे रखा है, दैट कॉपर ब्लॉक इज बेसिकली अ सिस्टम फॉर मी। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना दे रखा है 130 डिग्री सेल्सियस। आपको क्यू ऑफ सिस्टम बता रखा है, दैट की सिस्टम 340 जूल्स ऑफ हीट को लूज कर रहा है। तो शैल आई से माइनस ऑफ 340 जूल्स, ठीक है। अब किसको लूज कर रहा है, सराउंडिंग्स को लूज करके दे रहा है, विच इज अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड यही हीट बेटा सराउंडिंग्स के लिए क्या हो जाएगी प्लस। वुड दिस बी द केस और नॉट, वुड दिस बी द केस। पूछा क्या है बेटा, आप पढ़। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। पहली बात बेटा मैंने क्या सिखाया था, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन द केल्विन स्केल। तो फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट दिस इन केल्विन स्केल, सो इट वुड कम आउट टू बी 403 K एंड 305 K। सो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा ऑफ द सिस्टम would be delta S of the system would be delta H of the system by temperature। delta H कितना है बेटा माइनस ऑफ 340 by 403। क्लियर। It would come out to be somewhere around to be minus of 0.83 जूल पर मोल, या मोल्स नहीं दे रखे आपको, क्वेश्चन में ही नहीं बोला, खाली जूल्स में दे रखा था, जूल पर केल्विन। और क्या पूछा बेटा, एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग्स भी निकालने के लिए बोला है, दैट वुड बी डेल्टा एच बाय टेम्परेचर। डेल्टा एच कितना 340 बाय 305 विच वुड बी 1.11 जूल पर केल्विन। और भी कुछ पूछा बेटा, the total entropy change in the universe due to this process। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस ऑफ द प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग्स। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज माइनस 0 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट कम्स आउट टू बी प्लस ऑफ 0 पॉइंट, ये बेटा 84 आएगा शायद से, एक बार चेक कर लो, मोस्ट प्रोबेबली।
so it would be plus of 0.27 जूल पर केल्विन। वो आपसे ये भी पूछ सकता था बेटा क्वेश्चन में ही, दैट वुड दिस प्रोसेस बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो वुड इट बी अ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? क्योंकि डेल्टा एस टोटल क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इट वुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। It would be a spontaneous process. Note it down fast. हो गया बेटा, क्लियर? चल, सो एंट्रोपी पोर्शन इज बीइंग डन ओवर हियर, एंट्रोपी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब हम लोगों के पास नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक आता है, दैट न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू टॉपिक इज गिब्स फ्री एनर्जी, फोर्थ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। हमने तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तीन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, internal energy, enthalpy, entropy. Now the last and fourth is Gibbs free energy. अब गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है बेटा, ध्यान से सुनना अच्छे से। इट इज बीइंग डिनोटेड बाय कैपिटल G। नाउ लिसन ओवर हियर एवरीवन, गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। देखो, हम लोगों ने अभी एक टॉपिक पढ़ा, दैट वाज द एंट्रोपी। Entropy was basically being used to decide that is my process a spontaneous process or is it a non spontaneous process। अब बेटा वहां पे कंस्ट्रेन क्या था हम लोगों के पास, स्पॉन्टेनिटी हमको पता लगती थी डेल्टा एस टोटल से, कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होएगा, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा, एंड डेल्टा एस टोटल जीरो आएगा तो इक्विलिब्रियम होगा। बट बेटा डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम चाहिए, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग्स चाहिए। देखो सिस्टम के साथ तो हम काम करते हैं, मतलब सिस्टम की हमको हीट भी पता है, सिस्टम का हमको टेम्परेचर भी पता है उसके लिए डेल्टा एस निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, इजिली निकाल सकते हो। बट सराउंडिंग का टेम्परेचर पता होना और सराउंडिंग की हीट पता होना इज डिफिकल्ट फॉर अस। मीनिंगली सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी निकालना इज रियली डिफिकल्ट, कि कैसे एंट्रोपी निकालेंगे सराउंडिंग्स की, सिंस अगर सराउंडिंग्स की एंट्रोपी नहीं निकल पाती तो वी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल एंट्रोपी। अगर टोटल एंट्रोपी नहीं पता लगेगी तो वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी कैन ओनली बी डिसाइडेड इफ वी वुड बी हैविंग विद डेल्टा एस टोटल। अगर डेल्टा एस टोटल नहीं पता तो हम वो नहीं निकाल सकते। सो कमिंग ओवर टू द केस, अब आती है हमारे पास बात किसकी, दैट इज, तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आई क्योंकि हम डेल्टा एस टोटल से स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी बता पा रहे थे, विच इज डिफिकल्ट। तो वी मूव्ड ओवर टू अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच ओनली टेल्स द स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी by the Gibbs free energy of the
सिस्टम, हमें सराउंडिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, सराउंडिंग्स की कितनी है कितनी नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी जनरली वुड बी यूजिंग द डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एंड हम डिसाइड कर लेंगे दैट इज माय प्रोसेस अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और वुड इट बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। काम करते हैं, आओ। गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी, अगर मैं कहना चाहूं बेटा किसी भी सिस्टम के लिए, चलो पहले तो इट इज another thermodynamic state function जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी, irrespective of the path that you are adopting to move from reactants to products। अगर मान लो बेटा हमें किसी भी सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी अगर निकालनी है, गिब्स फ्री एनर्जी इज बेसिकली दिस, G is equal to H minus Ts, G is equal to H minus Ts where H is the enthalpy, T is the temperature in Kelvin scale and S is the entropy of the system। So G is equal to H minus Ts। अगर मैं कहना चाहूं बेटा G1 would be H1 minus Ts1, or if I need to say about products that is G2 would be H2 minus Ts2, H2 minus Ts2, ठीक है। So if I take delta G, डेल्टा जी क्या होगा बेटा G2 माइनस G1, और डेल्टा जी वुड बी H2 माइनस Ts2 माइनस H1 माइनस Ts1, और डेल्टा जी इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस ऑफ T S2 minus S1, or you can say that delta G is equal to delta H minus of T delta S। This is the way how we can find out the Gibbs free energy change of the system, which would be delta G is equal to delta H minus of T delta S, माइनस ऑफ T डेल्टा S। हाँ बेटा प्लस क्यों होगा, करके देख एक बार, ये देख H2 माइनस H1 ये लिया, माइनस बाहर कॉमन लिया अगर, तभी तो ये माइनस ऑफ S2 होएगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, देखो माइनस माइनस, तो इट वुड बी डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S। गॉट इट, पक्का। डेल्टा G निकालने का एक और तरीका, सिंस हमने क्या कहा दैट इट्स अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, सो जैसे हमने एंथैल्पी निकाली, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, जैसे हमने एंट्रोपी निकाली, सिमिलरली वी कैन आल्सो कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, दैट इज एट 298 K and 180 m pressure। So delta G naught is equal to summation of G naught for products minus summation of G naught for reactants। This is the formula how we can calculate the delta G of the system। So delta G naught is equal to G naught for products minus G naught for reactants। Clear?
अब बेटा एक डेरिवेशन आती है, आपके नोट्स में है वो पूरी डेरिवेशन, मैं वो डेरिवेशन नहीं कर रहा बिकॉज इट इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड, मैं उसका रिजल्ट बता रहा हूँ और उस रिजल्ट से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ. सो कमिंग ओवर टू स्पॉन्टेनिटी in terms of Gibbs free energy. स्पॉन्टेनिटी बताने जा रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस टोटल बताया था बेटा. डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो तो द प्रोसेस इज एट. ऐसे ही फ्रॉम द डेरिवेशन दैट इज देयर कम्स द केस दैट डेल्टा जी इज माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. डेल्टा जी इज माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं जो डेल्टा एस टोटल बोल रहा था उसका अपोजिट डेल्टा जी बोलेगा क्योंकि इट इज माइनस ऑफ दैट. सो शैल आई से that if delta g we are talking about, if delta g is greater than 0, या चलो पहले लेस देन की बात करते हैं. if ये बेटा डेल्टा जी जो हम बात कर रहे हैं सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कोई सराउंडिंग से लेना देना नहीं होता हमारा यहाँ पे. सराउंडिंग्स की खाली हम बात करते हैं एंट्रोपी में. गिब्स फ्री एनर्जी में कोई सराउंडिंग्स का मतलब नहीं है. सो डेल्टा जी इफ इट इज लेस देन 0 मतलब इट इज नेगेटिव. अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एस क्या आएगा उस टाइम पे, क्लियर. सो कैन आई से इट वुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बोलो बेटा यस और नो. सेकेंडली अगर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव्स में है अगर, तो इट वुड बी अ non-spontaneous process. And if delta G is equal to 0 then the process is at equilibrium. delta G less than 0 तो spontaneous, delta G greater than 0 तो non spontaneous, and delta G equal to 0 तो the process would be at equilibrium. Got it? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं. अभी अभी हम लोगों ने बात करी दैट डेल्टा जी जो है दैट इज बीइंग डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस. मतलब जब तक आपको डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक क्या डेल्टा जी बता पाओगे. तो इवेंचुअली डेल्टा जी वुड इट बी पॉजिटिव और वुड इट बी नेगेटिव वुड डिपेंड अपॉन द नेगेटिव और पॉजिटिवनेस ऑफ द डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस. सो वी कैन हैव 4 डिफरेंट केसेस. क्या क्या? पहला that both delta H and T delta S are positive. अगर दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती है तब बात कर रहे हैं. बेटा डेल्टा जी क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर दोनों पॉजिटिव्स हैं बच्चा इधर, अगर दोनों पॉजिटिव्स हैं तो डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस कैन आई से डेल्टा जी वुड कम आउट टू बी पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब है इट वुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. If delta H is less than T delta S, then delta G would come out to be, and the process would be a spontaneous process. If
delta H is equal to T delta S, then it would be delta G equal to, and the process would be at, ठीक है बेटा। अब बात आती है दूसरा केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? दैट बोथ डेल्टा H एंड T delta S are negative, so delta G is delta H minus T delta S. सो अगेन बेटा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा H का मैग्नीट्यूड T डेल्टा S से बड़ा आता है तो डेल्टा G वुड कम आउट टू बी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? डेल्टा G वुड कम आउट टू बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे? पता नहीं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस तो बेटा डेल्टा जी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तभी तो होगा, और डेल्टा जी तो नेगेटिव आ रहा है इस केस में। देखो जब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू अगर इस वाले से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट कम हो जाएगा डेल्टा एच से, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, सो डेल्टा जी वुड बी पॉजिटिव एंड इट वुड बी अ non-spontaneous, and if delta H is equal to T delta S, then it would be delta G is equal to 0 and the process is at बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें? पक्का? थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा? डेल्टा H is positive and T delta S is negative. So delta G क्या होता है? Delta H minus T delta S. Would delta G come out to be positive or negative? इसमें तो कोई मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं है बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा मेरे बच्चा? डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो डेल्टा जी वुड बी कमिंग आउट टू बी। और बेटा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और फोर्थ क्या हो सकता है? दैट डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। सो डेल्टा जी इज delta H minus T delta S and delta G would come out to be, and the process is spontaneous process.